पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अगले 24 घंटों में तेज बारिश के आसार। भारतीय रेल ने अब तक 18 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया अपने घर। 1400 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का किया संचालन। वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का काम जारी। लॉकडाउन 4.0 के दौरान अधिकतर राज्य सरकारों ने अपने दिशा निर्देशों को किया जारी। दिल्ली में सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे, ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी दुकानें। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का होगा पालन। कर्नाटक ने कैब सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को कंटेनमेंट जोन के बाहर दी मंजूरी। रविवार को पूर्ण कर्फ्यू रहेगा लागू। देश में कोविड-19 की रिकवरी रेट 38.29%। कोरोना संक्रमितों की सक्रिय संख्या बढ़कर हुई 56,316। 36,823 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। मरने वालों की संख्या हुई 3,019। और दुनिया में कोरोना से 47,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। संक्रमण के मामलों में ब्राजील, इटली और स्पेन से निकला आगे। अमेरिका में 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। स्पेन और इटली समेत यूरोप के कई देशों की स्थिति में सुधार के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील। और श्रीनगर के नवाकदल क्षेत्र में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे चक्रवाती तूफान अम्पन से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने हालात का पूरी तरह से जायजा लिया और चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा प्रस्तुत लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना की भी समीक्षा की। चक्रवाती तूफान से निपटने की अपनी योजना की प्रस्तुति के दौरान एनडीआरएफ के महानिदेशक ने बताया कि एनडीआरएफ की 25 टीमों को जमीनी स्तर पर तैनात किया गया है, जबकि 12 अन्य टीमें रिजर्व में तैयार हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ की 24 अन्य टीमें भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि चक्रवात मार्ग में क्षेत्रों से लोगों की निकासी को पूरा करने और आवश्यक आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। और अब बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य और मध्य भाग में स्थित भयंकर चक्रवाती तूफान अम्पन उत्तर ओडिशा के पारादीप से लगभग 570 किलोमीटर दक्षिण में, पश्चिम बंगाल के दीघा से 720 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में और बांग्लादेश के खेपुपारा से 840 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हुआ उत्तर की दिशा में ये बढ़ रहा है। इस चक्रवाती तूफान के उत्तरी पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बढ़ने की संभावना है और पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के तट से 20 मई की दोपहर या शाम को टकराने की संभावना है। जिस समय ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों से टकराएगा, उस समय तूफान की गति 165 से 175 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जो कि इसका बेहद गंभीर चक्रवाती रूप होगा। और आईएमडी डीजी एम महापात्र ने कहा कि चक्रवात अम्फान बहुत प्रचंड है, बड़े पैमाने पर इसके नुकसान की आशंका है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों में इसके भारी नुकसान की संभावना है। बहुत ही इंटेंस साइक्लोन है। इसका एक्सटेंसिव डैमेज या लार्ज स्केल डैमेज करने का पोटेंशियल है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ होता है जहाँ वो तट को पार करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका वेस्ट बंगाल का जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ज़्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है। और एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि चक्रवाती तूफान अम्पन के खतरे से बचने के लिए पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात की गई हैं, तो वहीं ओडिशा में 13 टीमें तैनात की गई हैं। कुल 19 टीमें तैनात की जा रही हैं और
4 टीमें स्टैंड बाय में रखी जा रही हैं, 19 और 4 पश्चिम बंगाल में। इसी तरह उड़ीसा में 13 टीमें तैनात की जा रही हैं और 17 को स्टैंड बाय में रखा जा रहा है। और एनडीआरएफ की टीमें अपनी अपनी जगह पकड़ चुकी हैं और कुछ टीमें जो ट्रांजिट में हैं अपना जगह पकड़ लेंगी। जो टीमें अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं वो अवेयरनेस ड्राइव और सेंसिटाइजेशन का काम तथा इवैक्यूएशन में मदद कर रही हैं। और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एनसीएमसी ने चक्रवात तूफान से निपटने के लिए राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों समेत केंद्रीय एजेंसियों की तैयारियों की दूसरी बार समीक्षा की, जिसके बाद कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया कि तूफान के रास्ते से लोगों को निकालने, वहां भोजन, पीने के पानी और दवाओं जैसी जरूरी सप्लाई की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। बिजली और दूरसंचार सेवाओं में रुकावट ना हो, इसके लिए भी निर्देशित किया। इस चक्रवात के संबंध में लोगों को समय पर चेतावनी देने के लिए एसएमएस की मुफ्त सुविधा भी दी जाएगी। बैठक में उड़ीसा के मुख्य सचिव और पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया। गृह मंत्रालय, रक्षा, जहाजरानी, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, मौसम विभाग, एनडीएमए और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। स्थिति का जायजा लेने के लिए एनसीएमसी की आज फिर से बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तपस भट्टाचार्य। तपस, आपसे सबसे पहले ही जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट इसका मिल रहा है। बुधवार तक, कल दोपहर या शाम तक इसकी टकराने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस वक्त और क्या कुछ अपडेट है? आपने सही कहा कि ये जो सुपर साइक्लोन है, ये एक तो सबसे पहली बात है कि ये सुपर साइक्लोन आफ्टर 1999 उड़ीसा सुपर साइक्लोन के बाद ये पहला सुपर साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में। तो इस वजह से खास तवज्जो दी जा रही है कि जितना इस पे क्या क्या और इसको इससे बचाने के लिए लोगों को जो जान माल का जो खतरा है, खासतौर से जब ये वेस्ट बंगाल में जाएगा जहाँ पे इसके लैंडफॉल होने की उम्मीद है सुंदरबन के आसपास के इलाके में, तो उस जगह पे, उन जगहों पे खास तौर से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। जो कोस्टल एरियाज है, सबसे पहले जैसे आज उड़ीसा के तटवर्ती इलाके जो हैं उनमें ये जहाँ पे इसका इम्पैक्ट होगा, खासतौर से जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे जो बारिश के साथ बहुत ज्यादा हेवी रेन के साथ जो विंड स्पीड है वो करीब करीब 75 से 100 किलोमीटर की स्पीड से भी जा सकता है इन इलाकों में। तो यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें हैं वो जो फिशरमैन कॉलोनीज है उनको वहां से हटा के सुरक्षित स्थानों पे लेके जा रही है जहाँ पे उनको बचाया जा सके। तो वहाँ ये एक तो बहुत अहम चीज है। और दूसरी जो चीज है होगी वो है बारिश होने के बाद बहुत ज्यादा इन पूरे इलाकों में, तो वहाँ पे इन चीजों से भी निपटने की कोशिश की जा रही है। दूसरा और जो अहम है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस की टीम है, उन्होंने 25 टीमें लगाई है और करीब करीब 12 टीमें जो एज ए रिजर्व पे रखी गई है। तो ये इन सब जगहों पे जाके इसका जायजा लिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में खासतौर से जो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगनाज है और ईस्ट मेदिनीपुर का इलाका है और जो एक सुंदरबन के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे खासी एहतियात बरती जा रही है। कानून वहाँ पे जो लोग हैं उनको सेफ जगह पे लेके जाया जा रहा है, क्योंकि इन जगहों पे जो स्टॉर्म सर्ज बोलते हैं, जो एक तरह से जो पानी का जो एक तरह से पानी उठता है इस सुपर साइक्लोन के वक्त, वो करीब करीब 6 मीटर तक जा सकता है। जो 6 मीटर बेसिकली आपके 2 मंजिला इमारत के करीब इतना बड़ा एक स्टॉर्म सर्ज हो सकता है। तो इस वजह से जो वहाँ के जो लो लाइंग एरियाज में जो लोग रहते हैं वहाँ पे जो खासतौर से जो कच्चे मकानों में रहते हैं वहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है, इसलिए उनको थोड़ा वहाँ से इवैक्यूएट करने की अभी इस वक्त प्रक्रिया चल रही है। जो जैसे मैंने कहा सुंदरबन और उसका आसपास का इलाका जो है, हावड़ा इनफैक्ट बहुत ज्यादा हावड़ा हुगली का जो इलाका है जो एक तरह से शैलो होता है, वहाँ पे पानी आसपास बहुत ज्यादा होता है, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ से भी उन लोगों को हटाया जा रहा है। सुंदरबन एक अपने आप में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहाँ पे रॉयल बंगाल
टाइगर है, आसपास के जो जगह है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो किसान है। बिल्कुल तो वहाँ तपस, से भी तो वहाँ इस से उनको वक्त लेकर पूरी जाया जा रहा कोशिश है। की जा रही है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, एनडीआरएफ और तमाम टीमें इस वक्त लगी हैं कि किस तरह से लोगों को जो सुरक्षित स्थान है वहां पर पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तपस हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त रुख कर लेंगे भुवनेश्वर का, जहां मौजूद है हमारी संवाददाता रिजवाना। रिजवाना, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते नजर आएंगे, जहां पे सबसे ज्यादा इस तूफान के असर होने की इस वक्त संभावना बताई जा रही है? जया, जैसे आपको पता है ऑलरेडी जो ये दिया गया है, अनुमान दिया गया है कि जो वर्स्ट ऑफ द स्टॉर्म है, साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्पन, ये उड़ीसा को नहीं होगी क्योंकि लैंडफॉल वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में होगी। इसलिए उड़ीसा का, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोई कसरत नहीं छोड़ी है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने एक रिव्यू मीटिंग करके सारे डिपार्टमेंट्स को कहा है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लेके इन डिस्ट्रिक्ट्स में 12 डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली एनडीआरएफ और उड़ीसा रैपिड एक्शन फोर्स को मुतयन कर दिया गया है। लेकिन 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर और कुछ मयूरभंज के एरियाज भी, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में अनुमान किया जा रहा है कि हेवी रेन्स होंगी, मॉडरेट टू हेवी रेन, और हवा की तेज रफ्तार से हवा भी आएगी। तो इसलिए इन एरियाज में पहले इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और एसआरसी प्रदीप जेना ने कहा है कि आज सुबह तक वो कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी इवैक्यूएशन किया गया है, जैसे गंजाम, गजपति, पूरी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये सब समुद्र के तरह कोस्टल एरियाज हैं और समुद्र के पास है। तो यहाँ जो है हेवी विंड स्पीड के हिसाब से उसके जो लो लाइंग एरियाज के हैं और जितनी फिशरमैन कॉलोनीज है, स्लम एरियाज है, तो वहाँ काफी नुकसान पहुंच सकते हैं घर शेल्टर्स को। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी तो जितना कोविड-19 के लिए जितने साइक्लोन शेल्टर्स थे, काफी उनमें उस सबको तब्दील कर दिया गया था एज टेम्परेरी कोविड-19 हॉस्पिटल। लेकिन फिर भी अराउंड 700 साइक्लोन शेल्टर्स और 7,000 पक्का घर जो है, बिल्डिंग जो है इन डिस्ट्रिक्ट में, उसको ईयरमार्क कर दिया गया है साइक्लोन शेल्टर्स अभी। और इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे सारे जितने चाहिए इन लोगों के लिए, फूड, इलेक्ट्रिसिटी और मोटर पंप, पानी, इन सब की इंतजाम, और इवन मेडिसिन सबकी इंतजाम कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट ने यही देखा है क्योंकि पर्सनल एनडीआरएफ और ओड्रा पर्सनल जो है, इन लोग हाउ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इवैक्यूएशन प्रोसेस में भी, और जब रेस्क्यू प्रोसेस में सोशल डिस्टेंसिंग भी करना देखना जरूरी है। इस चीज के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ध्यान दिया है। और 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 6 आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर्स को ऑलरेडी इन लोगों को भेज दिया गया है। उन लोग डिजास्टर रिस्पांस को मॉनिटर करेंगे और इवैक्यूएशन प्रोसेस को देखेंगे, और उसके बाद कैसे कैसे, जितना ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि 0 कैजुअलिटी हमारा लक्ष्य होगा एंड ह्यूमन सफरिंग्स को है जितना कम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस वक्त चुनौतियों की कि किस तरह से कोविड-19 का मुकाबला करने के साथ साथ ही तमाम सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस तूफान के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवाना हमसे जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरह से उड़ीसा में भी लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हमारे साथ राजेश झा जुड़ रहे हैं ढाका से। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पे क्या स्थिति है, किस तरह से जो बचाव कार्य है उसकी तैयारी की जा रही है। ये भी थोड़ी राहत की बात सामने आई है कि जब तक वो पहुंचेगा सुपर साइक्लोन बांग्लादेश के हत्याद्वीप में, तब तक उसकी गति थोड़ी शायद धीमी पड़ जाए। जया, बांग्लादेश, ये जो दोनों चीजें हैं, कोरोना के साथ साथ ये साइक्लोन, इन 2 बड़ी विपदाओं की तैयारी में लगा हुआ है। तकरीबन 18 से 20 लाख लोगों को 19 जिले हैं, तटीय जिले, जो साइक्लोन के प्रभाव में आने की जिनकी संभावना है, वहां से निकालने के लिए सरकार ने कई तरह के इंतजाम किए हैं। कल से ही इन इलाकों में लाउड स्पीकर से और कई अन्य तरीकों से लोगों को शेल्टर होम्स में जाने के लिए कहा जा रहा है, और आज सुबह से लोगों को शेल्टर होम में ले जाने की तैयारी है। और वहां पे तकरीबन 13,000 शेल्टर होम्स में यह भी व्यवस्था की गई है कि लोग आसपास थोड़ी दूरी बनाए रखें। तो बांग्लादेश में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। कल भी सबसे अधिक संख्या में कोरोना के रोगी पाए गए और मृत्यु भी सबसे अधिक संख्या में कल हुई है। इसके मद्देनजर सरकार के सामने ये बहुत बड़ा
चैलेंज है। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश हमेशा से प्राकृतिक विपदाओं के एक रेड जोन में रहा है। हमेशा से इस तरह की चीजें यहाँ पे बहुत गंभीर प्रभाव डालती रही है। इन सबको देखते हुए सरकार तैयारी कर रही है। आज शाम या कल शाम के बीच यहाँ के मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अभी सुपर साइक्लोन यहाँ भी इन्होंने घोषित किया है, तो आज शाम से लेकर कल शाम तक यहाँ पहुंचने की संभावना है। अगर इसकी स्पीड कम भी होती है तब भी ऐसा माना जाता है कि इससे इन कोस्टल इलाकों में होने वाला जो नुकसान है वो काफी हो सकता है, और सरकार इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। कई जगहों पे स्थानीय प्रशासन को लोगों के लिए रसद और आने की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ऐसी है कि लोगों को निकालने का काम शुरू हो रहा है। आज सुबह से प्रशासन इसके लिए तैयार हो रहा है, और मौसम अभी तक तो शुष्क है। ढाका में थोड़े बादल हैं, लेकिन कोस्टल इलाके में मेरी बात हुई थी पटुआखाली और धोला के कुछ पत्रकारों से और वहाँ के कुछ लोगों से, वहाँ मौसम अभी तक तो सूखा था। तो आगे देखते हैं आज शाम तक कैसी परिस्थिति होती गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से हम बता रहे हैं कि दोहरी मार इस वक्त है जहां पर कोरोना का भी सामना करना है, और इस बीच इस तूफान यानी कि सुपर साइक्लोन में जो तब्दील हो चुका है अम्पन, उसका भी सामना करने के लिए इस वक्त प्रशासन और सरकारों ने कमर कस ली है। हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही है मौमिता। मौमिता, इस वक्त आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या इस सुपर साइक्लोन का असर दिखने लगा है? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा इसका असर होने की उम्मीद है? जिस तरह से बात करें कि सुंदरबन जो है, जो कि हम कह सकते हैं दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल हैं, उन पर खासा नुकसान होने की आशंका यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से भी जताई गई है। जी हाँ, चक्रवाती तूफान काफी तेजी तरीके से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा के तट से यानी कल बुधवार को दोपहर को टकराने की संभावना है। यहाँ चक्रवाती तूफान अपने साथ भारी बारिश और काफी भारी लैंडफॉल की अनुमान किया भी जा रहा है। पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम अपने कोस्टल एरियाज में लग गए हैं, और वहाँ से लाखों लोगों को निचली तट से ऊपरी तट तक लिया गया है। कल से यानी मंगलवार से और बुधवार तक हर तरीके की जो फिशिंग है उन कोस्टल एरियाज को में वहाँ पे रद्द किया गया है। बुधवार तक से पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट हर तरीके की कोशिश भी कर रही है ताकि ये जो चक्रवाती तूफान है कम से कम इलाके में क्षतिग्रस्त हो। हर तरीके की फैसिलिटीज अगर बताया जाए कि मेडिसिन, पीने की पानी और इत्यादि, और जो है खान पान की तैयारी किया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और जो एरियाज है जो हाईली बताया जा रहा है कि इफेक्ट होगा कि वेस्ट बंगाल में, वो है हुगली, साउथ 24 परगना, हावड़ा और दीघा और ईस्ट मिदनीपुर। ये सब जो एरियाज है यहाँ पे कुछ हाईली इफेक्टेड जो अम्पान है, चक्रवाती तूफान है अम्पान, उनकी काफी हाईली इफेक्टेड एरिया हो सकता है। और बाकी जो गवर्नमेंट है यहाँ की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार हर तरीके की कोशिश कर रही है ताकि ये तूफान ज्यादा इलाके में क्षतिग्रस्त ना करे और ज्यादा लोगों को इसकी परेशानी ना झेला जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मौमिता इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो सरकारी तैयारियों के बीच इस वक्त जो तमाम तटीय इलाके हैं इन विभिन्न राज्यों के, उन्हें अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है और उनके लिए तमाम सुविधाओं और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। अब अगले 24 घंटे जो हैं वो काफ़ी अहम होने वाले हैं जब ये सुपर साइक्लोन अपनी पूरी गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। खबरों में आगे बढ़े तो खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां श्रीनगर के नवाकदल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात पुलिस को नवाकदल इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। खबरों के अनुसार मुठभेड़ में 1 से 2 आतंकवादियों के फंसे होने की आशंका है। एनकाउंटर के चलते श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी रोक दी गई है।
हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता श्रीनगर से सलमान काजी। सलमान, आपसे सबसे पहले यही सवाल करना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी, ये श्रीनगर के नवाकदल इलाके में ये एनकाउंटर चल रहा है। ये आज करीब 1-2 घंटे पहले ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग की गई और जिसके बाद ये एनकाउंटर स्टार्ट हो गया है। एनकाउंटर के स्टार्ट होते ही कुछ देर के अंदर पूरे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको अभी स्थगित किया गया है और जो वॉइस कॉलिंग है BSNL के बगैर सब वॉइस कॉलिंग अभी बंद कर दी है। लेकिन एनकाउंटर में अभी तक यहाँ जहाँ तक हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर अभी भी चल रहा है, गोलियों का तसादुम अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कैजुअलिटी की खबर अभी तक नहीं है। बिल्कुल सलमान, 3 दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से डोडा में 2 आतंकी मारे गए थे। इस क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कितने आतंकवादी इस वक्त हो सकते हैं? साथ ही जो पूरा इलाका है, अगर उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप दें। ये नवाकदल का इलाका है, ये बिल्कुल शहर खास में है, यानी कि जिसको श्रीनगर का ओल्ड टाउन कहा जाता है और श्रीनगर सिटी के अंदर बहुत ही घना इलाका है। और जहां तक देखा जाए तो अभी तक जो हमारे पास हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वहां पे 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है। बिल्कुल, तो लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो सुरक्षा बल हैं वो मुंहतोड़ इस वक्त जवाब दे रहे हैं तमाम इन आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को। क्या कुछ और जानकारी इस वक्त मिल पा रही है सलमान? जिस तरह से आपने कहा कि अब तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 आतंकी छिपे हो सकते हैं। जो आसपास का इलाका है, क्या वहां पर किसी भी तरह की कोई रिहायश पब्लिक भी है, कोई आम जनता या आम लोग भी क्या इसमें फंसे होने की आशंका को जताई जा रही है? डेफिनेटली ये बहुत ही घना इलाका है, बहुत ही श्रीनगर के ओल्ड टाउन में ये इलाका है और बहुत पूरी घनी बस्ती है। यहाँ पे काफी सिविलियंस रहते हैं, काफी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं। तो ये इलाका जो है ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। तो डेफिनेटली ऐसा इलाका नहीं है जो काफी आउटस्कर्ट्स पे हो या जहाँ पे जंगल हो। ये बिल्कुल शहर के बीच में है, जो श्रीनगर शहर के बीच में है, इसके ओल्ड सिटी के बीच में है। तो डेफिनेटली एक घनी आबादी वाला इलाका है जहाँ पे काफी लोग रहते हैं, काफी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। और ये आज सहरी के टाइम से एनकाउंटर चल रहा है। अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट है इस एनकाउंटर के बारे में ये है कि गोलियों का तसादुम अभी भी चल रहा है और किसी की कैजुअलिटी की अभी तक खबर नहीं है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो अभी तक हमको बता रहे हैं कि इस जगह पे 2 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है। बिल्कुल सलमान, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, रमजान का इस वक्त चल रहा है, क्या और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं इस वक्त? जी, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दी है, हालांकि ब्रॉडबैंड अभी भी चल रहा है। और जो वॉइस सर्विसेज हैं यानी कॉलिंग सर्विसेज हैं BSNL के बगैर जो बाकी सारे नेटवर्क्स हैं उन पे अभी बंद कर दी गई हैं, स्थगित कर दी गई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ सलमान हमसे जुड़ने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के नवाकदल में आतंकियों के साथ इस वक्त मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों की। और बता दें, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका इस वक्त बताई जा रही है। लेकिन मुश्किल बात यह है, चुनौती यह है कि काफ़ी रिहायशी इलाका है, काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है और ऐसे में सुरक्षा बल काफ़ी एहतियात के तौर पर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं और इस वक्त मुठभेड़ भी जारी है। और खबरों में आगे बढ़ें तो इस वक्त देश में कोविड-19 के मरीजों की स्वस्थ होने की दर 37.5% हो गई है। पिछले 24 दिन के दौरान संक्रमित मामलों के दोगुना होने की दर 11.5 रही है, जो पिछले 3 दिन में गिरकर 13.6% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक कोविड-19 के 56,316 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 36,823 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण से कुल 3,029 लोगों की मृत्यु हुई है।
और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए समय से जरूरी कदम उठाए और देश ने इस बीमारी से निपटने के लिए अब तक अच्छा प्रयास किया है और उसे आने वाले महीनों में और अच्छा करने का विश्वास है। India is playing a key role in fostering bilateral and regional partnerships. Under our Prime Minister's able leadership, India has supplied essential medicines to 123 nations as an expression of solidarity. Therapeutics, diagnostics, and vaccines for the whole world is the only way out of the pandemic. Global collaboration is paramount. Governments, industry, and philanthropy must pool resources to pay for the risk, the research, manufacturing, and distribution, but with the condition that the rewards should be available to everyone. और गोवा में फंसे 1520 यात्रियों के साथ श्रमिक स्पेशल ट्रेन गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश के जबलपुर और रीवा जिले के लिए रवाना हुई। श्रमिक सरकार के इस फैसले से काफी खुश नजर आए। लॉकडाउन में भारतीय रेल ने अब तक 1400 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है और रिकॉर्ड 18.5 लाख लोगों को गंतव्य तक पहुंचाया है। और दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या स्थिति है बता दें तो अब तक 47,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं इस वक्त इस वायरस से। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,18,000 से ज्यादा हो गया है। दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 90,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं देश में 15,08,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अकेले न्यू जर्सी में 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में कल कोरोना वायरस के 80 नए मामले सामने आए, जिससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 375 हो गई है। नए पाए गए अधिकांश मामलों में सभी मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई दिए। नेपाल में 337 सक्रिय मामले हैं, जबकि 36 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। पूरे देश में अभी कुल 20,090 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जबकि 412 लोग आइसोलेशन में हैं। तो खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।